वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो अपना एचएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर यहाँ पे मॉक अपना और टोटली बेस्ड क्या है यहाँ पे एनटी पैटर्न, यानी कि जैसे एनटी यहाँ पे अपना एग्जाम को शेड्यूल करती है जिस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह, तो उसी आधार पर यह क्या है कि आपका पैटर्न है इसका। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो उनमें से आपका कितना यहाँ पे स्कोर रहने वाला है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वीडियो के लास्ट में। तो इसमें हम जैसे कि हमारे जिलेवार अध्ययन चल रही है, ठीक है, जिलेवार अध्ययन आप देख सकते हैं 15 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट समरी एक डिस्ट्रिक्ट की वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अपनी नेशनल जीके की। नेशनल जीके के यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे मॉक में, और हम 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे एटलीस्ट, ठीक है, और 15 अपने मॉक के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको बताना है लास्ट में आपका स्कोर, और बाकी के जितने भी मॉक है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सामान्य जानकारी नेशनल जीके का, तो क्या कहता है वो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। तो केंद्र शासित की अगर हम बात करें यूटी की यानी यूनियन टेरिटरी की बात करें हम, तो ये जो भाग होता है कौन से भाग में आती है, ये भाग 8 में आती है। ये आपको याद रखना है, भाग भी पूछ ले आपसे तो ये भाग होता है 8 में, ठीक है, पार्ट 8 में। तो इसका अगर हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये होते हैं 239 से लेकर ये होते हैं 242 तक, ठीक है, 239 से 242 तक होते हैं। ठीक है, इनमें से देखना है कौन सा है, 233 है नहीं है, 228 नहीं है, 224 नहीं है, तो 239 यानी कि 239 एक ही आर्टिकल अपना ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से 239 से 242 तक होता है, भाग 8 होता है। और यूटी की बात करें तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 239 याद रखना आपको, ठीक है, तीनों बातें याद रखनी है, भाग 8 में होती हैं और आर्टिकल ये होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। जैसे कि आपको पता है हर पर्वतमाला श्रृंखला अलग अलग है, तो सबकी अपनी पीक होती है एक अलग अलग, ठीक है। तो पीक में जैसे हम अरावली की बात करें तो अरावली का विस्तार कहाँ पे है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इस टाइप से यहाँ पे इसका विस्तार है। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं जिन जिन में इसका विस्तार है, तो एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते कि इसमें इसका विस्तार है नहीं इस टाइप से। तो हमें पीक को पता होना चाहिए, जो जितनी भी यहाँ पे रेंज है ना, ये पर्वतमाला श्रृंखला है जितनी भी, उनकी हमें पीक पता होना चाहिए कि ये पीक कहाँ पे है। तो अरावली की अगर हमसे पूछा है तो अरावली की हमें, तो यहाँ पे अरावली की ध्यान रखना आपका लाजमी है, क्योंकि अरावली अपने हरियाणा में भी ध्यान रखना जरूरी है आपकी, और यहाँ पे पूरी, ठीक है, भारत की भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि अरावली में पीक कौन सी है। तो ये होती है यहाँ पे कहाँ पे होती है, राजस्थान में होती है, माउंट आबू के ऊपर, ठीक है, माउंट आबू पर, ठीक है। माउंट आबू पे कौन सी है, यहाँ पे गुरु शिखर है, याद रखनी है आपको कौन सा है, गुरु शिखर, जो पीक का नाम है यह है गुरु शिखर चोटी। अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ पे 1722 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गुरु शिखर है, राजस्थान में है, माउंट आबू के पास है, गुरु शिखर चोटी है, 1722 इसकी ऊंचाई है। और जो गुरु शिखर है इसका नाम किस बेस पे किया गया, नामकरण जो था कैसे हुआ था, यानी कि जो विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार है दत्तात्रेय, उनके नाम पर इनका यहाँ पे नामकरण किया गया है चोटी का, गुरु शिखर। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो अपना हो जाता है गुजरात से गुजरने वाला अक्षांश से भी होकर गुजरता है, यानी गुजरात से जो अक्षांश होकर गुजरता है वो इनमें से कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखना आपको कि गुजरात से होकर कौन सा गुजरता है, यानी कि हमारे भारत की बात करो, भारत के मध्य से जो गुजरता है ना, यहाँ पे कौन सी रेखा गुजरती है अपनी, कौन सा अक्षांश, कर्क रेखा, कर्क रेखा ध्यान रख लो, ठीक है। ये गुजरात से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत में जब गुजरती है तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये राजस्थान से तो गुजरती है ये, और यहाँ से बाकी, यानी कि आपको ध्यान रखना है गुजरात से देखो, गुजरात से स्टार्ट होती है गुजरात, उसके बाद अपनी राजस्थान, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, गुजरात एमपी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा अपना झारखंड आ जाएगा, फिर अपना छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर अपना वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। ये तो 6 तो हो गए अपने इस साइड के, फिर बांग्लादेश के उस साइड के अपने बच जाते हैं यहाँ पे कौन कौन से, एक तो हो गया अपना त्रिपुरा, ठीक है, और एक हो गया अपना मिजोरम। तो एक अपना त्रिपुरा याद रखना है और एक अपना याद रखना है यहाँ पे मिजोरम। तो कितने हो गए, ये हो गए अपने 8, गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 टोटल हो गए। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो भारत से मध्य से गुजरती है रेखा, कर्क रेखा, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना कितने, 8 राज्य, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 राज्य, ठीक है। कौन से किस में पूछा था, आपका एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन, और बाकी भी कई स्टेट में और काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। तो इसमें से जो हम देखें गुजरात से होकर गुजरने वाली कहाँ से गुजरेगी, उत्तराखंड तो नहीं है, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तो एक बचा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राजस्थान की जगह एमपी होता, वेस्ट बंगाल होता, छत्तीसगढ़, तो ये सारे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते, बाकी हम एलिमिनेट कर लेते, ठीक है। 8 याद रखने आपको, 8 के 8 स्टेट,
ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अवध जो किसान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये किस वर्ष हुई थी, ये आपको याद रखना है, ये हुई थी 1920 में। और ये जो अवध किसान सभा की स्थापना ये क्यों की गई थी, ये किसानों की सभा थी, उनकी स्थापना की गई थी किनके खिलाफ, जो ये जमींदार वगैरह होते हैं जो ज़्यादा कर वसूल करते हैं इनसे, ठीक है, जो किसानों का शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध यहाँ पे इसकी यहाँ पे सभा की स्थापना की गई थी, ये जो किसान सभा स्थापना है, ठीक है। तो याद रखना कब की गई थी ये आपकी 1920 में, किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये थे अपने 1920 में, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पांचवा क्या है, कहता है भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकारों किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधा कर वसूलने लग गई थी। यानी कि जो कौन सी भू राजस्व प्रणाली थी जिसके तहत जो ये किसानों का राजस्व था ना, वो सीधो उनको किसानों को सौंप दिया था और ये ब्रिटिश सरकार क्या करने लगी थी, उनसे कर वसूल करने लगी थी। तो ये थी अपनी कौन सी, रेतवाड़ी, ठीक है, रेतवाड़ी थी, आपको याद रखना है, रेतवाड़ी प्रणाली थी। इसमें ये क्या था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये ध्यान रखना है पहले तो आपको। इसकी शुरुआत 1820 में हुई थी। किसने की थी, ये की थी जो यहाँ के जो अंग्रेज थे, कौन थे, ये थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो थे, उन्होंने की थी, थॉमस मुनरो, और इनके साथ एक और थे कैप्टन अलेक्जेंडर, दोनों ने मिलकर 1820 में की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत तो कौन सी थी, रेतवाड़ी, याद रखना है। इसके तहत क्या थी, किसानों ने वो अधिकार लौटा दिए थे और उनसे कर वसूल करने लग गए थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा सम्मिलित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत के कौन से, यानी कि जो संविधान है उसकी कौन सी अनुसूची, तो कितनी अनुसूची होगी अपनी, 12, उनमें से कौन सी टोटल अनुसूची होगी, 12, ठीक है। उनमें से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, जो भारत की आधिकारिक भाषा हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें यहाँ पे भाषाओं की सूचीबद्ध की गई है, ठीक है, उसमें भाषा बताई गई है, कितनी है, कितनी भाषाओं का वर्णन हुआ यहाँ पे, जो ये 8वीं अनुसूची इसमें कितनी भाषाएं, यहाँ पे 22 भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है। 22 भाषा में आपको जो याद रखनी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 22 तो भाषाएं, और सूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, और उसमें 22 यहाँ पे भाषा है, जिनमें से एक अपनी हिंदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 22 भाषा कौन सी है वैसे, वो असमिया हो गई, ओडिया हो गई, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, ठीक है, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी और अपनी हिंदी, ठीक है। तो ये अपनी होती है यहाँ पे 22 भाषा। तो इनमें से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची है और हिंदी उनमें से एक है, तो याद रखना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 8वीं अनुसूची, ये याद हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में हमें बताना कौन सा असत्य है, ये बताना। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, ठीक है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी त्याग दे दिया, ठीक है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उनके दादा ने की थी, ठीक है, ये बात। आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है, 4th। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था ने अशोक का विद्रोह किया, जो विद्रोह किया था, ये गलत बात है, ठीक है। जो चाणक्य थे, कौटिल्य कहा जाता था जिन्हें, उन्होंने जो ये अपने अशोक, इनका विद्रोह यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला किया था, तो ये अपना गलत है, ये गलत ही बताना था, तो ये अपना 4th अपना करेक्ट हो जाएगा। 7th का कौन सा हो गया, 4th हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। विटामिन K1, याद रखना, विटामिन K1 की बात की है तो ये होता अपना फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, फाइलोक्विनोन, K1 का नाम है दूसरा, फाइलोक्विनोन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 को ब्लैंक्स के विरुद्ध अहिंसक विरोध के दिवस में मनाया जाता है। तो इनमें से किसके विरुद्ध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, रोलेट एक्ट हो गया, कैबिनेट मिशन योजना, मार्लिमेंटो हो गया, साइमन कमीशन हो गया, कौन सा था इनमें, तो आपको ये याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोलेट एक्ट, ठीक है। यानी कि 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना आपको कि पहले तो कि ये रोलेट एक्ट था, ये कब आया था, जो रोलेट एक्ट था कब आया था, ये आपको ध्यान रखना है, 19 मार्च 19 मार्च 1919, सीधा हो गया 19 ठीक है, 19 मार्च लगा देना, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। तो इसमें जो क्या था, ये क्या इसका प्लान था रोलेट एक्ट का, ठीक है। तो इसमें जो रोलेट एक्ट का जो प्लान था वो था राष्ट्रीय आंदोलन को
कुचलना। जो राष्ट्रीय आंदोलन चले हुए थे अपने भारत में, तो उनको कुचलने का प्लान था कि उनको कुचला जाए, किसी तरह उनको समाप्त किया जाए, जो राष्ट्रीय आंदोलन चले हुए। ये रोलेट एक्ट का यहाँ पे पूरा मसला था, वो वहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि किसी को भी जैसे बंदी बना रहे हैं तो बिना वारंट के किसी की यहाँ पे तलाशी लेना, ठीक है, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करना, इस टाइप से हो गया था। और 2 साल तक बिना यानी कि उसका वो किए हुए और सीधा उसको गिरफ्तार कर लें, दोषी सिद्ध किए बिना, मुकदमे किए बिना सीधा दोषी सिद्ध कर देते तो 2 साल की यहाँ पे कैद कर देते सीधे। इस टाइप से यहाँ पे रोलेट एक्ट था। ठीक है, इसको क्या बोला था, काला कानून भी बोला गया था। ठीक है, काला कानून। तो ये याद रखना है आपको रोलेट एक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देव दीपावली। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? आपको वीडियो पॉज करनी है और वीडियो को अपना आंसर खुद से सोचना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सीधे सॉल्यूशन में देखो, पहले अपने खुद से चेक करो कि आपका आंसर क्या है। तो देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो इसमें से आपका आंसर आपने सोच लिया होगा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन। ठीक है, क्या आंसर आया आपका, क्या सोचा आपने? अयोध्या। अयोध्या गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो देव दीपावली नामक त्यौहार है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? आपका वाराणसी में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, 10 का क्या हो जाएगा? 2। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है ये। ठीक है, कब बनाया जाता है? जो कार्तिक पूर्णिमा का होता है उसका त्यौहार होता है ये, तब बनाया जाता है। ठीक है, और ये कब? दिवाली के 15 दिन बाद बनाया जाता है। और ये कहाँ पे बनाया जाता है? गंगा के सम्मान में बनाया जाता है ये, यानी कि 1 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं वहाँ पे गंगा के सीढ़ियों पर। तो ये वाराणसी में मनाया जाता है देव दीपावली, दिवाली के 15 दिन बाद। तो याद रखना है। ठीक है, अयोध्या नहीं आएगा इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ये आपको देखना है, कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है? गोदावरी नहीं है, ठीक है, महानदी नहीं है, गंगा नहीं है, हुगली। तो इसके बारे में भी आपको 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। पोर्ट से पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका NW नेशनल वाटरवे से पूछा गया था आपका CET प्री में। CET प्री में नेशनल वाटरवे से पूछा गया था 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। ठीक है, नेट जो अपने नेशनल वाटरवे हैं वो कितने? 6। तो आपको एक बार ये देख लेने हैं, उसमें सेकंड वाटरवे पूछा गया था आपसे, वो भी NTA ने शेड्यूल किया था पेपर। ठीक है, तो इसमें बंदरगाह वगैरह से आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलकाता जो बंदरगाह है वो किस नदी पे है? हुगली नदी पे है। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसका कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कौन सा हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है इसका नाम। तो इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो हुगली नदी पे है, ठीक है, दूसरा श्यामा प्रसाद नाम कर दिया गया है इसका, और तीसरी बात ये कि भारत का एकमात्र कौन सा नदी तट बंदरगाह, एकमात्र नदी तट बंदरगाह, ये आपको याद रखना है, एकमात्र नदी तट बंदरगाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, DSSS का क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर, और बाकी भी पूछा गया है ये आपका SSC में भी। तो आपको याद रखना है एकमात्र नदी तट बंदरगाह कौन सा? आपका कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बना दिया गया, और कौन सी नदी पे? हुगली नदी पे। 4 पॉइंट है आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आपका जोआई बांध, जोआई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, इनमें से वह किसकी सहायक नदी है? इसमें देखो क्या पूछा है इसने, पहले तो आपको देखना है। तो इसका पहले तो आप खुद से यहाँ पे ट्राई करो। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, यानी कि जो जोआई नामक एक बांध है किस पे है? जोआई नदी पे है। तो ये पूछा कि जो जोआई नदी है ये किसकी सहायक नदी है? इनमें से चंबल नदी की है, बनास नदी की है, माही नदी की है, या फिर जो लूनी नदी की है? तो ये बताना है। तो जोआई बांध तो जोआई नदी पे है, और जोआई नदी किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगी लूनी नदी की। इतना तो आपने देख लिया कि जोआई बांध है, जोआई नदी पर है, और जोआई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। लूनी नदी पे मिल जाती है जाके। तो आपको ध्यान रखना ये है कहाँ पे, इतना पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, यानी कि ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये जोआई बांध। ठीक है, जोआई बांध, और ये किस जिले में है? पाली जिले में, राजस्थान के में। ठीक है, पाली जिले में, राजस्थान के में, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जोआई बांध, जोआई नदी पर। जोआई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्या कहता है, एक यानी कि ब्लैंक एक टूल है। ठीक है, एक टूल की बात करें जिसका उपयोग MX एक्सेल 2010 की बात कर रहा है, डाटा की गणना करना, सारांश करना, विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस वगैरह करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो वो पिवट टेबल। ठीक है, पिवट टेबल बोल सकते हो उसको। ठीक है, पिवट टेबल होती है, सीधा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पिवट टेबल होती है, ये अपना करेक्ट हो जाएगा 13 का प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 14 क्या कहता है यहाँ पे 14 कि यहाँ पे मैं बताने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैच कौन सा नहीं है। ठीक है, गलत मैच कर रखा है, कौन सा गलत कर रखा है, बाकी 3 सही है, एक गलत मैच है, वो बताना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है अपना वो है यहाँ पे नाटो। तो नाटो के बारे में अगर हम देख लें, यहाँ पे नाटो क्या होता है? यहाँ पे नाटो होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। नाटो का यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा करंट से भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का गठन कब हुआ था, 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे ओपेक। ओपेक की अगर हम बात कर ले तो ओपेक क्या होता है, यहाँ पे ओपेक की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, यानी कि जो निर्यातक होती हैं वो कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका होता है, जो कंट्री निर्यात करते हैं पेट्रोल की, यानी कि वो ध्यान रखने की वर्ल्ड में यहाँ पे शॉर्टेज ना है किसकी, पेट्रोल की, या निर्यातक कंपनी यानी निर्यातक देश होते हैं, तो उनका यहाँ पे क्या है, एक संगठन है। तो इसकी अगर हम बात कर लें कि जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, याद रखना इसका गठन हुआ था कब, ओपेक का गठन हुआ था 1960 में। 1960 में जब इसका गठन हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था, ये अलग हुआ था पहले हुआ था इसका कहाँ पे हुआ था, ये अपना जिनेवा में हुआ था, 1960 में हुआ था अपना जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो फिर बाद में क्या हुआ, 1965 में, 5 साल बाद ये कहाँ पे हो गया, वियना में हो गया, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना में हो गया था इसका स्थानांतरण। तो अब हमें कौन सा याद रखना है, अब हमें याद रखना है ये वियना। अगर आपसे पूछ लें कि यहाँ पे ओपेक का जो यहाँ पे मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, वियना याद रखना। तो यहाँ पे ज्यूरिख गलत मैच हो रखा है, तो अपना गलत है, 1965 यहाँ पे वियना में हो गया, पहले 1960 में था। अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ क्या होता है, ये होता है अपना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप याद रख लेना, इसकी स्थापना है यहाँ पे 1940 में, 1940 में, ठीक है। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात कर ले तो मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अपना नाटो है, नाटो का ब्रुसेल्स में 1949 में, अपना जो ओपेक हो गया 1960 में पहले हुआ था वहाँ पे, कहाँ पे, जेनेवा में, फिर बाद में अपना 1965 में हो गया ऑस्ट्रिया के वियना में। तो वियना आपको याद रखना है अभी, ओपेक का वियना। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड 1940 में। और बात करें अगर हम विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक अपना बिल्कुल ठीक मैच है यहाँ पे, वाशिंगटन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात कर ले तो कहाँ पे अपना ये वाशिंगटन में है, ठीक है, ये अपना बिल्कुल मैच है। तो जो करेक्ट अपना जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड ही गलत मैच हो रखा है, ज्यूरिख नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस जो ओडायर था, माइकल फ्रांसिस ओडायर था, उसकी हत्या किनके द्वारा हुई थी, यानी कि जो ये था माइकल फ्रांसिस ओडायर, तो इसकी हत्या हो गई थी, किनके द्वारा की गई थी ये, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार उधम सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने सरदार उधम सिंह, उन्होंने कब, 1940 में, 1940 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, किनकी, जो ये था जो माइकल फ्रांसिस ओडायर था इनकी, ठीक है, गोली मारकर हत्या की थी 1940 में, काम निपटा दिया था इनका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो उधम सिंह, सरदार अपने उधम सिंह है, स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह। तो ये अपने 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो 15 में से आपका कितना स्कोर रहा है वो आपको अभी पक्का बता के जाना है कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्कोर चल रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी अभी तक आपने देखो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी के जितने भी मॉक है ऐसे ही हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके बाकी के सारे मॉक कर रखे हैं, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इनकी जो भी PDF है यहाँ पे, PDF आपको जो चैनल अपना टेलीग्राम उस पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी का अगर कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।